हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन क्यों आया और इसका क्या परिणाम हुए, तो ये सब हम जानेंगे। और थोड़ा तो हिंट आपको यहाँ फोटो से ही दिख रहा होगा। साइमन गो बैक मतलब कि इंडिया के अंदर बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। तो ऐसा क्यों था, चलिए इसके बारे में अब हम आगे देखते हैं। तो 1919 के अंदर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और इस एक्ट के तहत इंडिया के अंदर पहली बार डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के अंदर। और इसी एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न था जिसके अंदर एक रिव्यू कमेटी आएगी जो कि देखेगी इस एक्ट के कि ढंग से काम कर रहा है या नहीं, और उसके हिसाब से वो अपना सजेशंस देगी कि क्या इसमें रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। तो ये एक्ट 1919 पहले से ही काफ़ी अनपॉपुलर था इंडियंस के अंदर, क्योंकि इंडियंस की डिमांड थी कि उन्हें चाहिए डोमिनियन स्टेटस। पर उससे यहाँ पर इंडियंस को इस तरह की पावर्स नहीं दी गई थी। तो अ, फिर ये एक्चुअल में तो जो ये रिव्यू कमेटी आनी थी ये 10 साल के बाद अपॉइंट होनी थी, यानी कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इस कमेटी का चयन होना था 1929 के अंदर। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थी कंजर्वेटिव पार्टी थी, और सरकार के वहाँ पे भी इंडिया की तरह दो मेजर पार्टीज़ का सिस्टम है। वहाँ पर एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। और उस समय लेबर पार्टी जो थी वो चुनाव में ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि अगर लेबर पार्टी चुनाव जीत गई तो वो पहले से ही इंडियंस की तरफ ज़्यादा सिंपैथाइज करती थी, तो कहीं वो इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस ना दे दे। तो इसलिए उन्होंने ये कमीशन 2 साल पहले ही 1927 में बुला दिया। अब इस कमीशन की खास बात ये थी कि इसके अंदर जो मेंबर्स थे, इसके अंदर 7 मेंबर्स होने थे कमीशन के अंदर। और सभी के सभी मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश थे। इसमें एक भी मेंबर इंडियंस नहीं था। तो इंडियंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जो कमीशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए, एक तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट के लिए को रिफॉर्म करने के लिए बनाई जा रही है, उसके अंदर जो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो सारे वाइट हैं और इसमें एक भी इंडियन नहीं लिया गया है। तो ये इस चीज़ को सभी ने एक बहुत ही अपनी इंसल्ट माना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने वो 1927 में उन्होंने एक मीटिंग करी और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कमीशन को जहाँ पर भी जाएगी और जो भी करेगी हर तरीके से इसको बॉयकॉट करेंगे। और बाकी काफ़ी सारी पार्टीज जैसे कि मुस्लिम लीग, लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, ये सब इन सब ने भी सेवन कमीशन को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया। कुछ पार्टीज थी जैसे यूनियनिस्ट थे पंजाब में और जस्टिस पार्टी थे साउथ में, इन्होंने इसको बॉयकॉट नहीं किया। तो फिर होता ही यही है कि कमीशन जैसे ही जिस दिन बॉम्बे में उतरती है, जिस तारीख को, उसी दिन से काफ़ी जो जिस भी शहर में जाती है, जैसे बॉम्बे में उतरी तो बॉम्बे के अंदर काफ़ी मास लेवल पर सब लोग हड़ताल कर देते हैं और काफ़ी सारे लोग सड़क पर उतर आते हैं और सब ने काला झंडा फहराया हुआ होता है और झंडों पे लिखा होता है साइमन गो बैक या फिर साइमन वापस जाओ, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ये कमीशन जाती है वहाँ पे इनको साइमन गो बैक का ही नारा सब जगह देखने को मिलता है। और इसमें जो इंडिया के यूथ हैं वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर भाग लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी इसी टाइम अपनी मेन लीडरशिप के अंदर आते हैं। और काफ़ी सारे इंडियन लीडर्स पर, जैसे जवाहरलाल नेहरू पर भी पुलिस काफ़ी हिंसात्मक जो है रूप अपनाती है और लाठीचार्ज किया जाता है। और ऐसे ही एक जो काफ़ी शर्मनाक लाठीचार्ज का इस समय का इंसिडेंट है वो लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज कर देती है जो ब्रिटिश पुलिस है, और उसके कारण उनको काफ़ी गहरी चोट पहुंचती है और उन्हीं इंजरीज के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी का बदला लेते हुए बाद में
रेवोल्यूशनरीज ने, जैसे कि भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स का मर्डर किया था। तो इस सब का इम्पैक्ट क्या होता है? तो इस समय जब साइमन कमीशन की ऊपर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, तो जो ब्रिटिश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, बिरकन हेड नाम होता है उनका, वो इंडियंस को चैलेंज दे देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि इंडियंस अपने आप कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं कि जो सारे इंडियंस के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे दलित्स, आदिवासी वगैरह, सभी को मंजूर हो। तो इसी को चैलेंज को इंडियंस स्वीकार करते हैं। और इसी की देखरेख में पहली बार नेहरू रिपोर्ट आती है 1929 में। इसमें पहली बार इंडियंस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं। तो इसके बाद इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पे। और फिर वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात माननी पड़ती है कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसके साथ वो अ, उसके बाद वो भारतीयों के साथ लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। और उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद ही नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं और जो नेहरू रिपोर्ट की के अंदर बातें होती हैं, तो इन दोनों में से मिलके काफ़ी सारी बातें उसमें शामिल की जाती हैं। और उसी के बाद अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। और इसके अंदर काफ़ी योगदान था इस नेहरू रिपोर्ट का भी। तो इस तरीके से काफ़ी मेजर इवेंट थी ये साइमन कमीशन। और इसी कमीशन के बायकॉट के समय इंडिया में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग होती है। पूर्ण स्वराज मतलब कि अभी तक वो क्या कर रहे थे? अभी तक वो डोमिनेंस स्टेटस की डिमांड करी जा रही थी। लेकिन अ, यहाँ पर सेशन होता है 1929 में, वहाँ पर पूर्ण स्वराज कांग्रेस का गोल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसी के बाद जस्ट बाद इसी के रिएक्शन में ही समझ लीजिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है। तो इस तरीके से साइमन कमीशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अ, घटना थी, या एक कमीशन थी जिसके अगेंस्ट काफ़ी इम्पैक्टफुल चेंजेस हुए इंडिया के अंदर। तो ये थी साइमन कमीशन की कहानी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।